हेलो एंड वेलकम टू अवर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। हमने क्लास 11th का एनसीईआरटी पैटर्न पर एक नया वीडियो लेक्चर सीरीज़ प्रारंभ किया है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हमने एनसीईआरटी क्लास 11th से फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को डिस्कस करने के लिए ये वीडियो बनाया है। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में होगा। आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो आप साथ साथ लिखते रहेंगे, समझते रहेंगे, और यदि कोई क्वेरी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर आप अपने क्वेरी को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम केमिस्ट्री को साइंस के अंतर्गत पढ़ते हैं, तो साइंस क्या होता है इसको समझने के लिए हमने एक डेफिनेशन सामने लिख रखी है। सिस्टमेटिक नॉलेज नोन एज साइंस। यदि हम किसी भी सब्जेक्ट की सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं तो वह साइंस के अंतर्गत आती है। सब्जेक्ट हमारा कोई भी हो सकता है, चाहे हम मैथ पढ़ते हों, चाहे हम फिज़िक्स पढ़ते हों, यहाँ तक कि हिंदी, अंग्रेजी जितने भी लिटरेचर हैं ये सब भी साइंटिफिक पैटर्न पर पढ़े जाते हैं। तो हम साइंस को दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर साइंस को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। एक बिहेवियरल साइंस एंड सेकंड द नेचुरल साइंस। बिहेवियरल साइंस वह साइंस होती है जो कि एनिमल्स, ह्यूमंस के बिहेव पर डिपेंड करती है, जबकि नेचुरल साइंस वह साइंस होती है जो कि नेचर पर डिपेंड करती है। बिहेवियरल साइंस समय स्थान के अनुसार अलग अलग हो सकती है। एक ही स्थान पर रहने वाले अलग अलग एनिमल्स में ये अलग अलग प्रकार से हो सकती है, जबकि नेचुरल साइंस वह साइंस है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड, यहाँ तक कि ऑल ओवर द यूनिवर्स सेम होती है। बिहेवियरल साइंस के अंतर्गत ऑल टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, कुकिंग और जो कुछ भी अन्य सब्जेक्ट हैं वह आ सकते हैं। जैसे कि अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी को हम साइंटिफिक पैटर्न से पढ़ते हैं। यदि आप हिंदी को जानते हैं, इंग्लिश को जानते होंगे, तो जब आप छोटी क्लास में होंगे तो आपने उसको पढ़ने के लिए पहले लेटर की नॉलेज प्राप्त करी होगी। जब आपको अक्षर ज्ञान हो गया होगा तो फिर आपको दो दो अक्षर से मिलकर मिलने वाले शब्द बनाए गए होंगे, फिर तीन अक्षर से मिलने वाले शब्द बनाए गए होंगे। अगर हिंदी की बात करें तो स्वर और व्यंजन में आपको अंतर बताया गया होगा। अंग्रेजी की बात करें तो आपको वोवेल और कॉन्सोनेंट में अंतर बताया गया होगा। फिर आपको डिफरेंट वर्ड्स जोड़ करके एक सेंटेंस दिया गया होगा, और जब आप उस सेंटेंस को पढ़ चुके होंगे तो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ करके आपको एक पैराग्राफ बना करके समझाया गया होगा। इसी प्रकार से हम हिस्ट्री के बारे में कह सकते हैं। हिस्ट्री भी एक साइंटिफिक पैटर्न पर चलने वाला सब्जेक्ट है। पहले हम अपने आसपास के नॉलेज ज्ञान करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा समय पीछे जानते हैं, फिर हम और पीछे के समय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सारी लैंग्वेजेस और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कुकिंग, यहाँ तक कि बुनना, सिलना, ये सब बिहेवियरल साइंस के अंतर्गत आता है। जबकि नेचुरल साइंस के अंतर्गत केवल ये तीन सब्जेक्ट ही आते हैं, जिसको हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कहते हैं। ये ऑल ओवर द यूनिवर्स सेम होते हैं। तो हमको यहाँ पर नेचुरल साइंस के अंतर्गत आने वाले सब्जेक्ट्स की ही स्टडी करनी है। एक एक करके हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। साइंस की डेफिनेशन हम समझ चुके हैं। सिस्टमेटिक नॉलेज नोन एज साइंस। किसी भी सब्जेक्ट की यदि हम सिस्टमेटिक नॉलेज अचीव करते हैं, लेते हैं, तो हम उसको साइंस के अंतर्गत लिख सकते हैं। सामने आप ग्रीन बोर्ड पर फिज़िक्स की डेफिनेशन लिखी हुई देख सकते हैं। अलग अलग बुक्स में फ़िज़िक्स की डेफिनेशन अलग अलग प्रकार से दी गई है। मेरे अनुसार फ़िज़िक्स की डेफिनेशन दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज नोन एज फिज़िक्स। साइंस की वह ब्रांच जो कि मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करती है, डिफ़ाइन करती है, उसको हम फिज़िक्स कहते हैं। यहाँ पर मैंने दो वर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी और मैटर, इसको हमने अंडरलाइन कर दिया है, जिसकी स्टडी हम आगे वीडियो में करेंगे। सामने ग्रीन बोर्ड पर आप केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखी हुई देख सकते हैं।
अगर आप कंपेयर करें तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की डेफिनेशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज़ नोन एज केमिस्ट्री। वह साइंस जो कि मैटर की केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करती है, स्टडी करती है, उसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। यहाँ पर हमने दो शब्द, दो वर्ड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड मैटर को अंडरलाइन कर दिया है, जिसको हम आगे समझेंगे। इसी प्रकार हम बायोलॉजी की डेफिनेशन भी दे सकते हैं, जिसको आप स्वयं ही लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए मैटर की डेफिनेशन को समझते हैं। मैटर, व्हाट इज़ मैटर? एवरीथिंग इन द वर्ल्ड और यूनिवर्स विच ऑक्यूपाई स्पेस, जो स्पेस घेर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है, जगह घेर लेता है, एंड हैविंग वेट, जिसमें वजन होता है, जिसका भार होता है, इज नोन एज मैटर। यूनिवर्स में कोई भी ऐसी सब्सटेंस जिसका कि वेट हो और जो अपना स्थान घेरता हो, उसको हम मैटर कहते हैं। मैटर 3 स्टेट्स में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जिसको हम स्मॉल लेटर में शो कर देते हैं। यदि किसी सब्सटेंस के सफिक्स में नीचे स्मॉल लेटर में एस लिखा होगा तो आप उसकी स्टेट को समझ जाएंगी कि वह मैटर सॉलिड स्टेट में है। इसी प्रकार से लिक्विड और गैस के बारे में कहा जा सकता है। तो हम कह सकते हैं मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। कुछ मैटर सॉलिड स्टेट में होते हैं, कुछ लिक्विड स्टेट में होते हैं और कुछ गैसियस फॉर्म में भी पाए जाते हैं। आइए फिजिकल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन की स्टडी करते हैं। जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं, दैट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर विच कैन बी ऑब्जर्व विदाउट द आइडेंटिटी आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टी। मैटर की ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, उनको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। जैसे आप किसी भी मैटर के कलर को, साइज़ को, वेट को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि वह किस प्रकार के कलर का है। उसके लिए आपको कोई भी प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। उनको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। ग्रीन बोर्ड पर सामने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। जैसे कि वेट एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। अगर आपके सामने 2 सब्सटेंस रखे हुए हैं तो आप पता लगा सकते हैं कौन सा सब्सटेंस भारी है और कौन सा सब्सटेंस हल्का है। आपको कोई भी एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार से कलर, साइज, शेप, इनको भी आप देख करके पता लगा सकते हैं। आपको कोई भी एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता नहीं होगी कि कौन सा सब्सटेंस साइज़ में छोटा है और साइज़ में बड़ा है। इसी प्रकार से वेलोसिटी, वॉल्यूम, एनर्जी, लेंथ, वॉल्यूम, एरिया और भी बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वह प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हम देख करके ही ज्ञात कर सकते हैं, जिनके लिए हमको कोई एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती। डेफिनेशन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए हमने पढ़ी, वैसे ही डेफिनेशन केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए भी है। दोज प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर विच आर नोन बाय द एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ वह प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हम ऑब्जर्व करके पता नहीं लगा सकते, इनके लिए हमको एक्सपेरिमेंट करना ही होता है। उनको हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। जैसे कि किसी भी मैटर का या सब्सटेंस का टेस्ट कैसा है, वो मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, उसको हम देख करके पता नहीं लगा सकते हैं। उसको हमको चखना ही होगा, तभी हमको पता लगेगा कि उसका टेस्ट कैसा है। इसी प्रकार से सॉलेबिलिटी, वाटर सॉलेबल है या नहीं है, इसको भी हम एक्सपेरिमेंट से ही पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार से कंबस्टिबिलिटी, अर्थात वह जल सकता है या नहीं जल सकता, दहनशील है या नहीं अदहनशील है, इसका भी एक्सपेरिमेंट से ही ज्ञान हो सकता है। इसी प्रकार से रिएक्शन विद Cl2, Br2, HCl, विभिन्न सब्सटेंस से किसी मैटर की रिएक्शन होती है या नहीं होती है, इसको भी हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही पता लगा सकते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ वह प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जिनको हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही पता लगा सकते हैं, उन्हें हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। केमिस्ट्री की डेफिनेशन समझने के बाद अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि केमिस्ट्री किस प्रकार से हमारी डेली लाइफ में यूज़फुल है। हम ये पाएंगे कि केमिस्ट्री का हमारे लाइफ में एक बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें से कुछ इम्पोर्टेंस आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस केमिस्ट्री का सप्लाई ऑफ फूड में है। ये हमको फूड की सप्लाई को इंक्रीज़ करने के लिए, क्रॉप की इंक्रीज़ करने के लिए केमिकल फर्टिलाइज़र देती है। प्रोटेक्ट
क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए इंसेक्टिसाइड्स बनाती है, और जो हमको एक्सेस फूड मिलता है उसको वो है प्रिजर्वेटिव्स कर देती है, जैम, जेली एंड बटर के रूप में। इसी प्रकार से केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा रोल कंट्रीब्यूशन ऑफ बेटर हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन में भी है। ये हमको डिफरेंट टाइप्स के ड्रग्स देती है, जैसे कि एनाल्जेसिक वह ड्रग्स होते हैं जो कि पेन को, दर्द को कम कर देते हैं। एंटीबायोटिक ये वह ड्रग्स होते हैं, दवाइयाँ होती हैं जो कि इन्फेक्शन को ठीक करने के काम में आती हैं। इसी प्रकार से ट्रैंक्विलाइज़र ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि टेंशन को कम कर देते हैं। एंटीसेप्टिक्स वह ड्रग्स होते हैं जो कि इन्फेक्शन को रोकने का कार्य करते हैं। एनेस्थेटिक्स वह ड्रग्स होते हैं जो कि ऑपरेशन के समय पेशेंट को बेहोश करने के काम में, कॉन्शियसनेस को समाप्त करने में कार्य करते हैं। सिंथेटिक विटामिन्स मिलते हैं जो कि एक अच्छी लाइफ के लिए और एक अच्छी हेल्थ के लिए बहुत नेसेसरी होते हैं। सेविंग द एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए हमको CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ग्रीन हाउस गैस जिसको कि हम CO2 कहते हैं, इसका भी काफ़ी योगदान है। आज हम ग्रीन हाउस गैस के द्वारा ऐसी कंडीशंस में फूड ग्रो कर लेते हैं जहाँ पर कि फूड को उगाना कठिन होता है। इसी प्रकार से इंक्रीज कंफर्ट लाइक सिंथेटिक फाइबर, नायलॉन और रेयॉन एक ऐसे ही सिंथेटिक फाइबर हैं जो कि क्लॉथ बनाने के काम में आते हैं। लाइक बिल्डिंग मटेरियल्स, सीमेंट एंड स्टील, लाइक एलॉय। जब हम 2 या 2 से अधिक मेटल्स को एक निश्चित कंपोजिशन में मिला देते हैं तो हमको एलॉय मिलते हैं। इस प्रकार के एलॉय बहुत टिकाऊ होते हैं और उनका यूज़ हम बर्तन बनाने में कर सकते हैं। कुछ ऐसे एलॉय भी होते हैं जो कि सोने और चांदी के समान लगते हैं और उनके हम ऑर्नामेंट बनाने के काम में यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो कि गोल्ड और सिल्वर जैसी होती है, उसमें हम इसी प्रकार के एलॉय का यूज़ करते हैं। इन ट्रांसपोर्ट के केस में केमिस्ट्री ने हमको आर्टिफिशियल फ्यूल दिया है जिसकी सहायता से हम डीजल और पेट्रोल की बचत कर सकते हैं। इसी प्रकार से न्यूक्लियर एनर्जी के सोर्स के रूप में हम न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज़ करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर आज एक बिजली उत्पन्न करने का एक बहुत बड़ा सोर्स है जिसकी सहायता से हम अपने आवश्यकता की बिजली को उत्पन्न कर सकते हैं। जहाँ एक और केमिस्ट्री ने हमारी लाइफ को सुविधा संपन्न और लग्जरियस बनाया है, वहीं दूसरी ओर केमिस्ट्री के कारण कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती हैं जो कि एक बहुत बड़े नुकसान का कारक होती हैं। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, इन बार युद्ध के मटेरियल्स के रूप में केमिस्ट्री की सहायता से आज हमने डायनामाइट बना लिया, न्यूक्लियर बम बना लिया जो कि मानवता के लिए खतरा है। इसी प्रकार से TNT जिसे ट्राइनाइट्रोटोलीन कहते हैं जो कि एक एक्सप्लोजिव है। TNG जिसे ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन कहते हैं, ये भी एक एक्सप्लोजिव है जिसका यूज़ करके हम एक बहुत बड़े नुकसान को उठा सकते हैं। इसी प्रकार से न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ करके जहां हम बिजली उत्पन्न कर सकते हैं और अपनी लाइफ को लग्जरियस बना सकते हैं, आरामदायक बना सकते हैं, वहीं दूसरी ओर न्यूक्लियर एनर्जी से न्यूक्लियर वेस्टेज निकलता है जो कि हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदायक है, एनवायरनमेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसी प्रकार से इंसेक्टिसाइड्स, आज हम ज़रूरत से ज़्यादा इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये इंसेक्टिसाइड्स हमारे शरीर में एनिमल्स प्रोडक्ट और क्रॉप प्रोडक्ट के द्वारा एंटर कर जाते हैं जिससे कि हमको अनेक बीमारियों का सामना करना होता है। इसी तरीके से केमिस्ट्री ने हमको प्लास्टिक दिया है। प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है जो कि नष्ट नहीं हो सकता। यदि इसको ज़मीन में रख दिया जाता है, दबा दिया जाता है, तो ये फील्ड की फर्टिलिटी को ख़त्म कर देता है, नालियों को ये चोक कर देता है जिससे कि नालियों में पानी नहीं जा पाता और वह सड़कों पर जमा हो जाता है जिससे कि हमारी सड़कें ख़राब हो जाती हैं। तो हमने यहाँ पर ये समझने का प्रयास किया कि जिस प्रकार केमिस्ट्री ने हमारी लाइफ को लग्जरियस और आरामदायक बनाया है, वहीं दूसरी ओर केमिस्ट्री की सहायता से हम आज एक ऐसे संकट का सामना भी कर रहे हैं जिसका कि कोई भी अन्य विकल्प नहीं है।
तो ये हमारे हाथ में है कि हम केमिस्ट्री के प्रोडक्ट्स और केमिस्ट्री का किस प्रकार से यूज़ करते हैं, हम उनके द्वारा अपनी लाइफ को ईजी और लग्जीरियस बनाते हैं या फिर हम उसको एक संकट के रूप में खड़ा करना चाहते हैं। आइए फिर से पीछे की ओर चलते हैं और केमिस्ट्री की डेफिनेशन को समझते हैं। जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हैं, दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, मैटर क्या होता है, इसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर हमने व्हाट इज़ मैटर इसकी डेफिनेशन को समझाया है। डैट सब्सटेंस विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग वेट, ऐसे सब्सटेंस जो कि स्पेस को घेर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं और जिनमें वजन होता है, भार होता है, वेट होता है, उनको हम मैटर कहते हैं। मैटर की 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन तीनों स्टेट्स को एक दूसरे में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि हम सॉलिड को गर्म करें तो वह लिक्विड में चेंज हो जाता है। इसी प्रकार से लिक्विड गर्म करने पर गैस में चेंज हो जाता है। यदि हम गैस को ठंडा करें तो वह लिक्विड में चेंज हो जाती है और इसी प्रकार से लिक्विड को ठंडा करने पर वह फिर से सॉलिड में चेंज हो जाती है। इस एक्सपेरिमेंट को आप अपने घर पर आइस के साथ कर सकते हैं। यदि आप आइस को गर्म करते हैं तो वह लिक्विड वाटर में चेंज हो जाएगा और लिक्विड वाटर को और गर्म करने पर वह गैस में चेंज हो जाता है। इसी प्रकार से आप यदि गैस को ठंडा करें, वेपर को ठंडा करते हैं तो वह लिक्विड में चेंज हो जाता है और लिक्विड वाटर को यदि आप और ठंडा करते हैं तो वह वापस आइस अर्थात सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है। आइए थोड़ा सा सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हैं, सॉलिड सब्सटेंस वह सब्सटेंस होते हैं जिनका शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है, जबकि लिक्विड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका शेप फिक्स नहीं होता। इनको जिस बर्तन में रखते हैं उसी का शेप ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जबकि इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल आप अपने दैनिक लाइफ में देखते हैं, जैसे कि वाटर, मिल्क, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, केरोसिन ऑयल इसके एग्जाम्पल हैं। यदि हम गैस की बात करते हैं तो गैस एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका ना तो शेप फिक्स होता है और ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। इसको जिस किसी भी वेसल में रखते हैं उसी का वॉल्यूम और उसी का शेप ऑक्यूपाई कर लेता है, जैसे कि ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस, ये सब गैसेस फॉर्म के एग्जाम्पल हैं। आइए वेपर और गैस में क्या डिफरेंस है इसको समझते हैं। आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं, ए सब्सटेंस विच इज़ गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर इज़ कॉल्ड गैस। ऐसा कोई सब्सटेंस जो कि रूम टेम्परेचर पर गैसियस फॉर्म में है उसको हम गैस बोलते हैं, जबकि ए वेपर इज नॉट एग्जिट इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। जबकि वेपर रूम टेम्परेचर पर गैसियस फॉर्म में नहीं रहती है, वह लिक्विड स्टेट में आ जाती है। आप इसको समझ गए होंगे कि गैस रूम टेम्परेचर पर गैसेस फॉर्म में रहती है, जबकि वेपर रूम टेम्परेचर पर गैसेस फॉर्म में नहीं रहता। मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन आप निम्न प्रकार से कर सकते हैं। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड और गैस ये 3 स्टेट्स होती हैं, जबकि केमिकल क्लासिफिकेशन फिर से हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस 2 प्रकार के होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, जबकि कंपाउंड्स पुनः 2 प्रकार के होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसी प्रकार से मिक्सचर भी 2 प्रकार से क्लासीफाई किए जा सकते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। आप इस ग्राफ को अपनी कॉपी में एज इट इज़ बना लेंगे और हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वीडियो लेक्चर में एक एक करके सबकी स्टडी करते रहेंगे। जैसा कि डिस्कशन से क्लियर हो चुका है, मैटर को 2 प्रकार से क्लासीफाई किया जा सकता है, सब्सटेंस को 2 प्रकार से क्लासीफाई किया जा सकता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने सब्सटेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसी प्रकार से केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने सब्सटेंस को 2 प्रकार से क्लासीफाई किया है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस फिर से 2 प्रकार से क्लासीफाई किए जा सकते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स क्या होते हैं इसकी डेफिनेशन आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखी हुई देख सकते हैं। एलिमेंट इज़ द सिंपलेस्ट
form of the substance which can neither be broken nor built। एलिमेंट सब्सटेंस की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, इसको ना तो बनाया जा सकता है और ना ही इसको तोड़ा जा सकता है। इट हैज़ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, इसमें केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल होते हैं। इन पार्टिकल्स को हम मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स क्या होते हैं, इनका हमने एक सेपरेट वीडियो क्लास 10th में बना रखा है। यदि आपको इनकी अधिक स्टडी करनी है तो आप वह वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। प्योर सब्सटेंस को हम कंपाउंड के रूप में डिवाइड कर सकते हैं। आप सामने ग्रीन बोर्ड पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई देख सकते हैं। प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल और एटम, ऐसे सब्सटेंस जिसमें एक से अधिक प्रकार के एटम या पार्टिकल्स होते हैं उनको हम कंपाउंड कहते हैं। आप इनको एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। वाटर मॉलिक्यूल H2O, इसमें 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट या एटम हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। इसी प्रकार से मीथेन, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है। कंपाउंड्स को हम 2 प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड वह कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कि कार्बन एटम पाया जाता है। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड वह कंपाउंड होते हैं जिनमें कि कार्बन पार्टिकल नहीं पाया जाता। हालांकि इसके कुछ अपवाद भी हैं, ऐसे भी कुछ कंपाउंड्स पाए जाते हैं जिनमें कार्बन एटम होता है, फिर भी उनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर रखते हैं। मैटर या सब्सटेंस को हम केमिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत मिक्सचर के रूप में भी क्लासिफाई कर सकते हैं। मिक्सचर की डेफिनेशन आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखी हुई देख सकते हैं। ए मटेरियल containing 2 or more than 2 substance in any composition is called mixture। यदि हम 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस को किसी भी कंपोजिशन में मिला देते हैं, किसी भी अनुपात में मिला देते हैं, तो हमको मिक्सचर प्राप्त हो जाता है। डेली लाइफ में आप इसका बहुत अधिक यूज़ करते हैं, जैसे कि आप रेत और सीमेंट मिला करके घर का निर्माण कराते हैं। इसी प्रकार से आटे में नमक मिला करके हम उस मिक्सचर का यूज़ कर लेते हैं। शिकंजी बनाते समय हम पानी में नमक और चीनी को मिलाते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल मिक्सचर के हैं। मिक्सचर 2 प्रकार के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? वह मिक्सचर जिसके प्रत्येक पार्ट का कंपोजिशन एक समान होता है, उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। और ऐसा मिक्सचर जिसके प्रत्येक पार्ट का संगठन या कंपोजिशन अलग अलग होता है, उसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की डेफिनेशन आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखी हुई देख सकते हैं। इफ़ ए मैटर हैज़ यूनिफॉर्म एंड आइडेंटिकल कंपोजिशन थ्रू आउट इट देन इट कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। यदि किसी मिक्सचर का कंपोजिशन एक समान होता है तो हम कह सकते हैं कि वह मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर है। जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसका संगठन या कंपोजिशन अलग अलग हिस्से में अलग अलग प्रकार से पाया जाता है। आप इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। आप एक गिलास पानी लेकर के उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दीजिए। चीनी नीचे गिलास की तली में बैठ जाती है। यदि आप इस मिक्सचर का कंपोजिशन निकालेंगे तो ऊपर के हिस्से में और नीचे के हिस्से में चीनी की मात्रा अलग अलग प्रकार से प्राप्त होगी। यदि आप पानी के गिलास में रखी हुई चीनी को चम्मच से हिला देंगे, मिला देंगे और चीनी जो है पानी में डिज़ोल्व हो जाएगी। फिर आप यदि इसका कंपोजिशन निकालते हैं तो प्रत्येक हिस्से का, प्रत्येक पार्ट का कंपोजिशन एक समान प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार का मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर है। आप पानी में नमक और चीनी का घुल मिला करके पीते हैं, दूध में चीनी डाल करके मिला करके पीते हैं। ये सभी एग्जाम्पल होमोजीनियस मिक्सचर के हैं। इसी प्रकार से यदि आप पानी में इंडिगो अर्थात नील डाल देते हैं तो वह नील जो है पानी में नीचे बैठ जाता है और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाता है। एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है, आप इसको सामने ग्रीन बोर्ड पर समझ सकते हैं। यदि आप एटम की बात करें तो आप पाएंगे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस विच कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। सब्सटेंस की वह सिंपलेस्ट फॉर्म जो कि फ्री स्टेट में नहीं पाई जाती है उसको एटम कहते हैं।
इसी प्रकार से मॉलिक्यूल सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस विच कैन एग्जिट इन फ्री स्टेट। मॉलिक्यूल सब्सटेंस के ऐसे फॉर्म होती हैं, ऐसी अवस्था होती है जो कि फ्री स्टेट में पाई जाती है। इसी प्रकार से एटम में इट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में एटम पार्टिसिपेट करता है, जबकि मॉलिक्यूल इट डज नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। जबकि मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन में कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है। आप इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं कि अधिकांश एटम फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं, वह कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे आयरन, कॉपर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। जब हम दो या दो से अधिक एटम को कंबाइन कर देते हैं तो हमको मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं, जैसे वाटर मॉलिक्यूल, इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटम कंबाइंड फॉर्म में है। इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन का एटम इसके अंदर कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है। इसी प्रकार से हम मीथेन के बारे में भी कह सकते हैं। मॉलिक्यूल टू टाइप्स होते हैं, सेम टाइप एटम से मिलकर बने हुए और डिफरेंट टाइप एटम से मिलकर बने हुए। कुछ मॉलिक्यूल जैसे कि H2O2, N2O3 ये सेम टाइप एटम से मिलकर के बने हुए हैं, जबकि कुछ मॉलिक्यूल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से मिलकर के बने हुए होते हैं, जैसे CO2, CH4, H2O। इनको हम अलग अलग एटम से मिलकर बना हुआ पाते हैं। हमारा यहाँ पर क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है। अब जब हम अपने सेकंड वीडियो लेक्चर में मिलेंगे तो हम प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड इट्स मेजरमेंट्स की स्टडी करेंगे। यदि आपकी कोई क्वेरी है या आपको कोई क्वेश्चन पुटअप करना है, क्वेश्चन पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं।